हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज से बच्चों हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। आपका लेसन 2 बचा हुआ था। न्यू लेसन 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आज से आपका ये न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। सेकंड चैप्टर है ये, या लेसन 2 है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधे किसे कहते हैं बच्चों? वे सारे पौधे, पेड़ पौधे जिसमें फूल खिलते हैं, जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, जिनमें फ्लावर पाया जाता है, फ्लावर फॉर्मेशन होता है, उसे हम पुष्पी पौधे कहते हैं। इसके बाद लैंगिक जनन। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं पहला टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं। आज का फर्स्ट टॉपिक है जनन एवं प्रकार। जनन एवं प्रकार। लेसन 1 में भी मैंने आप लोगों को जनन के बारे में, प्रजनन के बारे में बताया था। लेसन 4 में भी बताया था। एक बार और आप लोग को रिवाइज कर दे रहा हूं। जनन या प्रजनन, इसे प्रजनन भी कहते हैं। किसी जीवधारी की वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा, जैविक क्रिया मतलब बच्चों लिविंग एक्टिविटीज, जिससे पता चलेगा वो जीवित है। तो किसी भी जीवधारी द्वारा होने वाली वह जैविक क्रिया जिसके कारण जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है और अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखता है, यानी वातावरण में अपनी जाति को बनाए रखता है, उस प्रक्रिया को हम प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, अपनी जाति को प्रकृति में स्थिर रखता है या अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन बच्चों 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं। लेसन 1 में आपने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा जनन जिसमें एक लिंग होता है, एक जनक होता है, 2 अलग अलग लिंगों की जरूरत नहीं होती, जिसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें जनक हूबहू अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, जो पूरी तरह अपने जनक के समान होता है, और ऐसे संतान को हम क्लोन कहते हैं। पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे इस लेसन में आप लोग सेकंड लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें जीवों या जीव को पैदा करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए 2 लिंग चाहिए रहता है, एक नर और एक मादा। और नर और मादा के 2 युग्मक होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, और इनमें निषेचन की क्रिया होती है और नया संतान पैदा होता है। ये हूबहू अपने जनक के समान नहीं होता, क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के गुण उपस्थित हो जाते हैं और ये गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो था ये लैंगिक जनन 2 प्रकार का। आज की नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आपका, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये लैंगिक जनन? देखते हैं बच्चों। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ऐसा जनन जिसमें 2 अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, और ये फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं।
इनमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं तब जाइगोट या भ्रूण का निर्माण होता है और संतान के रूप में वो जन्म लेता है। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में दो लिंग चाहिए रहते हैं बच्चों, फीमेल जिसको हम मादा कहते हैं, दूसरा मेल जिसको हम नर कहते हैं। तो लैंगिक जनन में दो लिंगों की जरूरत होती है, हम जान चुके हैं, मेल, फीमेल और मेल, मादा और नर। और इनके शारीरिक बनावट भी अलग अलग होती है। फीमेल की आकृति, शरीर की संरचना अलग प्रकार की होती है, नर के शरीर की संरचना अलग प्रकार की होती है, जिसके कारण हम नर और मादा को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद इनमें जो युग्मक बनता है, गैमेट्स, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। फीमेल का युग्मक है अंडाणु, तो इसमें अलग अलग प्रकार का युग्मक बनता है। और मेल का जो युग्मक होता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और फीमेल और मेल का जो लिंग हार्मोन्स होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। फीमेल में जो लिंग हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन, और नर का जो लिंग हार्मोन होता है बच्चों वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये मैंने क्लास लेसन 1 में भी बताया था, लेसन 4 में भी बताया था। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन में दो लिंग चाहिए, नर और मादा, दोनों में दो युग्मक चाहिए। नर का युग्मक शुक्राणु, मादा का युग्मक अंडाणु। दोनों नरों मादाओं के शरीर की बनावट अलग अलग होती है, दोनों में लिंग हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। नर का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और इन युग्मकों के मिलने से, शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और संतान उत्पन्न होती है। थर्ड टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे अपन हम पढ़ेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के मादा अंडाणु का नर शुक्राणु के साथ संलयन होता है। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाया जाता है, संलयन मतलब मिलाना, तो जब शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलाया जाता है तो उनके मिलने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी के कारण युग्मज मींस जाइगोट या भ्रूण का निर्माण होता है, जो मां के गर्भ में विकसित होता है और संतान के रूप में जन्म लेता है। तो निषेचन की क्रिया किसे कहेंगे? नर का युग्मक क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा नर का युग्मक शुक्राणु, ओके। मादा का युग्मक क्या होता है बच्चों? तो मादा के युग्मक को हम कहते हैं अंडाणु। शुक्राणु को बच्चों इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, स्पर्म, और इसको ओव्यूल। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में आकर मिलते हैं तो ये आगुणित है, अगर दो मिल गए तो ये क्या हो गया? द्विगुणित। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में आकर मिलते हैं तो ये बनता है भ्रूण, कहते हैं इसको जाइगोट। यही भ्रूण मां के गर्भ में अपनी अवधि तक विकसित होता है और संतान के रूप में जन्म लेता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के प्रकार है। निषेचन प्रमुख दो प्रकार के होते हैं बच्चों। निषेचन के प्रकार, ये प्रमुख दो प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसा निषेचन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं। ध्यान से सुनेंगे। बाह्य निषेचन ऐसा निषेचन होता है बच्चों जिसमें
पानी में होती है। सबसे पहले मेंढक या मछलियों की मादा अपने अंडे को पानी में रख देती है, नर आकर वहां पे अपना शुक्राणु गिरा देता है, दोनों में निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है पानी में, इसे कहते हैं हम बाह्य निषेचन। सेकेंड है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जस्ट उल्टा बाहर का आंतरिक होता है। ऐसा निषेचन जिसमें नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ संलयन करता है या मिलता है मादा के शरीर के अंदर। याद रखेंगे बच्चों, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन किसी मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य, हमारे शरीर में भी मादा के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन से लाभ। अगला टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन से लाभ। लैंगिक जनन की क्रिया से बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला, जीवों में नए गुण बनते हैं, नए गुण। दूसरा, नए गुण कैसे, वो जीव में मां का भी गुण जा रहा है, पिता का भी एक्स्ट्रा गुण जा रहा है, तो नए गुणों का निर्माण होता है। जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तीसरा, जीवों में अनुकूलन अच्छा होता है, अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है, यानी वो जीव आसानी से वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा भिन्नता हो गई, जीवों के विकास में सहायता मिलती है, जीवों के विकास में सहायता। तो क्या क्या हुआ, नए गुणों का निर्माण होता है, विभिन्नता उत्पन्न होती है, जीव एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, जीवों में वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता बढ़ जाती है, अनुकूलन, और जीव विकसित होते हैं, नए नए गुणों का निर्माण उसमें। अब पढ़ेंगे हानि। नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक जनन से हानि। कुछ हानियां होती है लैंगिक जनन से। तो लैंगिक जनन से हानियों में सबसे पहले ये है कि इसमें दो जनक चाहिए, दो जनक, नर और मादा की जरूरत है। अगर नर मादा नहीं तो संतान पैदा नहीं होगी। दूसरा, इसमें शुद्धता खत्म हो जाती है, क्षमा, यानी जो संतान है वो प्योर जनक जैसा नहीं रहता, उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं, यानी शुद्धता इसकी समाप्त हो जाती है। और तीसरा, इसमें निषेचन की जरूरत होती है, निषेचन, यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की आवश्यकता होती है। और चौथा, इसमें युग्मक की जरूरत होती है, युग्मक मीन्स शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत। तो इस तरह से लैंगिक जनन की हानियों में पहला, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें शुद्धता समाप्त हो जाती है, नए नए गुण विकसित होने लगते हैं। तीसरा, इसमें निषेचन की जरूरत होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की आवश्यकता होती है। और चौथा, इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये हानि है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है उससे जीवों में गुणसूत्र स्थिरता, यानी गुणसूत्र की संख्या क्यों नहीं बदलती। तो लैंगिक जनन की क्रिया में गुणसूत्रों की संख्या क्यों नहीं बदलती, क्योंकि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है और शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, समझ रहे हैं बच्चों, जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है और नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनता है, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। ठीक है, आधे गुणसूत्र अलग अलग गुणसूत्र शुक्राणु में जाते हैं, जोड़ में जा जाते हैं, आधे आधे जाते हैं। अंडाणु में गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के कारण वो आधी आधी संख्या में बट जाते हैं। अब बटने के बाद जब वो संतान में जाते हैं तो फिर जुड़कर जोड़ों में या द्विगुणित
हो जाते हैं, जिसके कारण इनके गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। जैसे मादा में गुणसूत्र होते हैं X, अभी जोड़ों में, और नर में ये होते हैं X और Y। अब इसमें क्या बनना है बच्चों? अंडाणु। जब अंडाणु बनेगा तो ये आगुणित हो जाएंगे, हैप्लॉइड। क्या होगा ये? गुणित, सिंगल। इसी तरह इसमें बना बच्चों X और Y, क्या बना ये? शुक्राणु। ये शुक्राणु, ये भी क्या हो गया? अगुणित। तो मादा का ये अंडाणु, मादा का ये, इधर का ये शुक्राणु। अब ये अंडाणु और शुक्राणु जो बन रहा है ये अलग अलग हो जा रहा है। अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अलग हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं। अब ये जब आपस में जुड़ते हैं पुनः, तो अब ये द्विगुणित हो गए और अपनी पूर्ण अवस्था की तरह आ गए। इस कारण इनके अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों के आद्यान्त हो जाने अब पुनः जुड़कर उसी संख्या में निर्मित होने के कारण लैंगिक जनन से जीवों में गुणसूत्र की संख्या बनी रहती है, घटती बढ़ती नहीं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आज का, पुष्पी पौधों के जनन भाग कौन कौन से हैं? पुष्पी पौधों के जनन भाग कौन कौन से? तो पुष्पी पौधों में जनन की क्रिया, पुष्पी पौधों में जनन की क्रिया का प्रमुख दो भाग है। जनन भाग, पहला कायिक भाग, ये होता है पुष्पी पौधों में जड़, तना एवं पत्ती। जब कोई भी पौधे के जड़ द्वारा नया पौधा विकसित होता है, उसके तने द्वारा नया पौधा विकसित होता है, या उसकी पत्तियों द्वारा नया पौधा विकसित होता है, तो पौधे के इस भाग को कायिक भाग कहते हैं। जड़ से, जैसे आप लहसुन की जड़ों को या सतावर की जड़ों को या डहेरिया की जड़ों को दूर दूर तक लगा देंगे तो उतने नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तने का आप देखते हैं, गुलाब की कलम काट कर लगाना, गन्ने को तने को काट कर लगा देना, ये और नए पौधे विकसित कर लेना। पत्ती में एक अजूबा नामक पौधा होता है जिसको हम पत्थर चटा कहते हैं, उसकी पत्तियों में से किनारे किनारे जड़ें निकल आती है और नया पौधा विकसित। दूसरा है पुष्पी पौधों के जनन का प्रजनन भाग, ये कायिक भाग था, अब ये प्रजनन भाग। तो किसी भी उस पौधे का जो प्रजनन भाग होता है वह उसका पुष्प कहलाता है। प्रजनन भाग में क्या होता है? ये पुष्प। पुष्प पौधे का लैंगिक जनन अंग या प्रजनन वाला भाग होता है। अब इसका डिटेल अपन देखेंगे। प्रजनन भाग कौन सा होता है बच्चों? प्रजनन भाग पुष्प होता है। किसी भी पौधे का प्रजनन वाला भाग उसका पुष्प कहलाता है। और पुष्प में दो प्रकार के प्रजनन अंग होते हैं, नर जनन अंग, जिसे हम पुंमंग या पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा मादा जनन अंग, जिसे हम जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग है पुष्प कहलाता है। पुष्प के दो भाग होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर या पुंमंग कहते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग या स्त्री केसर कहते हैं। इसका चित्र मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूं। पुंकेसर
ये इसका पुंकेसर या नर जनन भाग होता है, जिसके अंदर परागकण भरे होते हैं। ठीक है, ये हुआ परागकोश, स्टेमेन इसको कहते हैं परागकोश। ये हो गया पराग तंतु, इसको कहते हैं पराग तंतु, फिलामेंट। ये हुआ परागकोश, स्टेमेन, और इसके अंदर भरा हुआ है पराग कण, इसे हम कहते हैं पॉलिन ग्रेन। तो इस तरह से मुग्धक की आकृति का होता है, ऊपर के फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं, जिसके अंदर पराग कण भरे होते हैं, और नीचे के पतले भाग को पराग तंतु कहते हैं। मादा जनन पुष्प का, मादा जनन का मैं चित्र बना रहा हूं बच्चों। ये कोनिकल फ्लास्क या सुराही के आकार का होता है बच्चों, कोनिकल फ्लास्क या सुराही के आकार का दिखाई देता है। इसके ये 3 भागों का बना होता है। ठीक है, पुष्प का जो मादा जनन होता है वो कोनिकल फ्लास्क के समान दिखाई देता है या सुराही के समान दिखाई देता है। जिस तरह सुराही का ऊपर का चौड़ा भाग होता है वैसे इसमें भी होता है। इसको कहते हैं स्टिग्मा, हिंदी में वर्तिकाग्र। इस पतले नली वाले भाग को कहते हैं स्टाइल, वर्तिका, और अंडाकार भाग को कहते हैं ओवरी, हिंदी में अंडाशय, और ये इसमें लगा होता है ओव्यूल, ओव्यूल माने अंडाणु। तो पुष्प का मादा जनन भाग कोनिकल फ्लास्क समान होता है, बीचों बीच होता है, सुराही जैसे होता है। जैसे सुराही का ऊपर का मुंह चौड़ा होता है वैसे इसका ऊपर के चौड़े वाले भाग को स्टिग्मा, हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, पतले लंबे वाले भाग को स्टाइल या वर्तिका, नीचे के गोलाकार मटकेनुमा भाग को ओवरी, हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और इसी ओवरी अंडाशय में ओव्यूल यानी अंडाणु लगे। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र। आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र पढ़ेंगे। आवृत बीजी पौधे वैसे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। वे सारे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, जैसे हम फल काटते हैं तब उनके अंदर बीज निकलते हैं, तो ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। सबसे पहले पुष्पी पौधा लिखेंगे, पुष्पीय पौधा। फिर पुष्पी पौधे में क्या उत्पन्न हुआ? पुष्प, ये हुआ पुष्प उत्पन्न हुआ। अब पुष्प के मैं थोड़ा इधर से बनाता हूं तो ठीक रहेगा। पुष्पीय पौधा, पुष्पीय पौधे में पुष्प बनता है, पुष्प माने फ्लावर, पुष्प। पुष्प के 2 भाग होते हैं हमको मालूम है, तो हमने इसके 2 भाग बनाए, नर जनन अंग, यहाँ पे मादा जनन अंग। नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर। मादा जनन अंग को कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, फिर इसके बाद पुंकेसर में परागकोश होता है, जहां परागकण भरे होते हैं, परागकोश। और स्त्रियों में होता है बीजांड, बीजांड, जहां पे
बीज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हम पराग कोश से क्या बनता है। दो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक फर्स्ट और दो नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक सेकेंड, ये दो नर युग्मक बन गए पराग कोश से, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकेंड। अब बीजांड से भी देखेंगे बच्चों, बीजांड से दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक अंड कोशिका इसको कहते हैं हम, और दूसरा है द्वितीयक कोशिका। अब हम यहाँ पे देखेंगे अंड कोशिका में एक गुणसूत्र होता है, द्वितीय कोशिका में दो गुणसूत्र होता है, नर युग्मक में एक गुणसूत्र होता है, सेकंड नर युग्मक में भी एक ही गुणसूत्र होता है। अब ये आपस में जब मिलेंगे, इस अंड से इस नर युग्मक के मिलने से क्या बनेगा, भ्रूण या जायगोट। जायगोट जिसको जायगोट भ्रूण, इसे हम कहेंगे भ्रूण। एन और ये वाला एन दोनों जाकर मिल गया, यहाँ पे हो गया 2n। अब ये वाले के मिलने से ये मिला अगर, तो बनेगा ये भ्रूण पोष, जो कि भ्रूण की पोषण करेगा। पोष, भ्रूण पोष। यहाँ पे 2n है और एक और n, ये कितना हो गया 3n। और जायगोट और भ्रूण कोश दोनों के मिलने से बनता है बीज। बीज का निर्माण हो गया, और फिर बीज को लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पुष्पी पौधा। तो इस तरह से आपरा बीज पौधों को जीवन चक्र फिर से देखते हैं। एक पुष्पी पौधा है, उस पौधे में क्या उत्पन्न हुआ, फूल। फूल के दो जनन अंग है, नर जनन अंग पुंकेसर, मादा जनन अंग स्त्री केसर। पुंकेसर से परागकोश का निर्माण हुआ, स्त्री केसर से बीजांड का निर्माण हुआ। परागकोश से दो नर युग्मक बने, नर युग्मक फर्स्ट गुणसूत्र एक है, नर युग्मक सेकंड इसमें भी गुणसूत्र एक है। बीजांड से भी दो प्रकार के युग्मक बने, एक अंड कोशिका बनी जिसमें गुणसूत्र एक है, एक द्वितीयक कोशिका बनी जिसमें गुणसूत्र दो है, दो नाम है द्वितीयक। अब अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से जायगोट या भ्रूण बना, द्वितीयक कोशिका और नर युग्मक के मिलने से भ्रूण कोश बना, और जायगोट और भ्रूण कोश किसका निर्माण किया, बीज। और बीज से फिर क्या बन गया बच्चों, पुष्पी पौधा। तो इस तरह से आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। प्रजनन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए, लैंगिक जनन के लाभ और हानि बताइए, निषेचन के प्रकारों को समझाइए। क्या कारण है कि लैंगिक जनन होने पर भी जीवों में गुणसूत्र स्थिर रहता है, उसकी संख्या बदलती नहीं है। और पुष्पी पौधों में प्रजनन के भागों के नाम बताना है और जीवन चक्र अच्छी तरह से याद रखना। आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। YouTube वीडियो आप अच्छी तरह से देखें, सुने, समझे और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम दें। थैंक यू।